We are welcoming you for a new episode of College Review. Today we'll talk about one more college of Pune, that is RIM Pune. आज हमारे साथ हैं अतुल सर, नेशनल हेड RIM Pune. सर से बहुत सारी बातें करने की कोशिश करेंगे. ये वीडियो हम उन बच्चों के लिए शूट कर रहे हैं जिन बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, जिन्होंने कैट का एग्जाम दिया है, जेड का एग्जाम दिया है. हो सकता है उस कैट और जेड का एग्जाम वैसा न गया हो जैसा बच्चों ने सोचा था, परसेंटाइल वैसी ना आई हो जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था. तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके मन में चल रहे हैं, जो रेगुलर बेसिस पे सर हमसे पूछे जाते हैं. वही क्वेश्चन हम आपसे पुट करने की कोशिश करेंगे. सर, विच वन इज बेटर, MBA or PGDM? So first of all, thank you, sir, to giving this opportunity to share my experience for our students. So which one is better is always a question to most of the students. But the reality is that both are better if you do better in your life. मेरा सजेशन सिर्फ रहता है स्टूडेंट्स को कि अगर वो एकेडमिक करियर परस्यू करना चाहते हैं, ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, आगे बच्चों को करियर के लिए गाइड करना चाहते हैं, वहाँ MBA इज़ ऑलवेज बेस्ट बिकॉज इट्स कंटेंट लॉट्स ऑफ थियोरेटिकल थिंग. और आप एक अच्छा प्रोफेसर या फैकल्टी बनना चाहते हैं तो आपका थियोरेटिकल नॉलेज काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए. तो ये वन लाइनर आंसर नहीं होगा, लेकिन मेरा सजेशन रहता है ब्रॉडली स्टूडेंट्स को कि अगर आप एकेडमिक करियर देखते हो, कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा आप नहीं काम करना चाहते, आगे पहले से डिसाइडेड हो, तो आप MBA करो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जिसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छा हो. आपका एकेडमिक पहले से बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपको एकेडमिक्स जॉब तभी मिलेगी जब आप एकेडमिकली थोड़े साउंड हो. अदरवाइज PGDM इज ऑलवेज बेस्ट बिकॉज उसमें आपका करिकुलम हर समय अपडेट हो रहा है. रेगुलरली अपडेट होने की वजह से वो बच्चों को दे पाता है जिसकी रिक्वायरमेंट कॉर्पोरेट को सबसे ज़्यादा है. थोड़ा सा फीस के बारे में भी मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम स्टूडेंट ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कम फीस में प्रोग्राम मिले, तो ज़्यादातर लोग MBA परस्यू करते हैं फीस की वजह से, क्योंकि वैल्यूएशन जो है इंडस्ट्री में दोनों की बराबर है. आप कॉर्पोरेट के पास जब जाओगे, आप MBA करो या PGDM करो, कंपनी एक ही नज़र से देखेगी. फीस कम क्यों होती है? MBA की फीस कम क्यों होती है, PGDM का फीस ज़्यादा क्यों होता है? मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी किया सर आपको, ये प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल की वजह से. अगर किसी कंटेंट को मुझे किसी को थियोरेटिकली सिखाना है तो उसमें मेरा खर्चा कम होगा इंस्टीट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन अगर वही सेम चीज़ मुझे प्रैक्टिकली करानी है किसी को, जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल टूर होंगे, फॉरेन ट्रिप्स होंगे, तो ये एडिशनल कॉस्ट होते हैं. प्लेसमेंट में फर्क पड़ेगा इसका? प्लेसमेंट पे फर्क पड़ता है सर, क्योंकि आज कंपनी एक गो गेटर एम्प्लॉय ढूंढ रही है कि जो इंडस्ट्री में आए और आते ही कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दे. तो अगर आपने प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें नहीं की है और सीखी है तो कई बार आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, जिस वजह से मे बी आपके पास नॉलेज है बट आप जब इंटरव्यू देते हो 15 मिनट के लिए प्लेसमेंट के टाइम में, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता क्योंकि आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लाइफ में कम है. तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, बट एट द एंड वो जो 15 मिनट का इंटरव्यू होने वाला है आपके थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में, उस समय आपने कैसा परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है. एंड दैट इज द आयरनी ऑफ आवर इंडस्ट्री, क्योंकि अगर 15 साल की पढ़ाई मुझे किसी को 15 मिनट में एक्सप्लेन करनी है तो कई बार वो इंटरव्यू अच्छा जाता है, कई बार नहीं जाता है. तो कई सारे कॉलेजेस AIU अप्रूव नहीं है जिसमें RIM भी एक शामिल है. जी, क्या फर्क पड़ता है AIU? सो AIU के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे से जब भी बात होती है कि AIU है क्या, पहले थोड़ा वो पता करो क्यों AIU मिलने से फर्क पड़ने वाला है. तो बेसिकली ज़्यादातर बच्चों का एक ही लाइन में आंसर होता है कि सर हम PhD कर सकते हैं. तो अगर आप पहले से ही क्लियर हो कि आपको PhD करना है तो आप MBA करो, आपके 2-4 लाख रुपए फीस ऐसे ही बच जाएंगे, और उसके बाद किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से करो और फिर आप अपना जो PhD का प्लान है उसको कंटिन्यू करो. बट अगर आप PGDM में काफ़ी सारा पैसा डाल रहे हो तो आप देखोगे जितने भी AIU अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं उनकी फीस और 1-2 लाख रुपए ज़्यादा होती है. और आपका एक रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि 99% लोग PGDM या MBA करने के बाद PhD नहीं करते. तो आपके 100 में से 99% चांसेस है कि आप भी PhD नहीं करोगे. उसके लिए आप अननेसेसरी 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा फीस. कॉलेज क्या देखता है सर स्टूडेंट्स में एडमिशन देने से पहले? तो बेसिकली एक मैनेजमेंट कॉलेज को एक्सपेक्टेशन है उसके पास से बच्चा निकल के कॉर्पोरेट में जाने वाला है. तो हम बेसिक लेवल पे चेक करते हैं कि उसकी प्राइमरी एजुकेशन से लेके जो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हुई है वो कैसे हुई है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, उसका एकेडमिक किस तरह का है, और एट द एंड वो कॉर्पोरेट में क्यों आना चाहता है. क्या वो उसको बिजनेस करने का प्लान है, किसी कंपनी के लिए काम करना चाहता है. तो एक जो बेसिक पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, थॉट प्रोसेस, क्लैरिटी ऑफ लाइफ, ये सब चीजें, और साथ में इंट्रेंस टेस्ट का स्कोर, क्योंकि एट द एंड आपका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड मिलके ही आपकी पर्सनालिटी बनती है. तो इसके लिए कॉलेज सबसे ज्यादा फोकस करता है, और मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट डू GDPI, हम भी करते हैं वो, ताकि उसकी पर्सनालिटी को हम जज कर पाए और फिर वो कॉलेज के साथ सेट हो पाए, क्योंकि हर कॉलेज का कल्चर अलग है पढ़ाने का. तो मैं जब इंटरव्यू करता हूँ बच्चों से पर्सनली तो मैं समझ पाता हूँ कि वो हमारे हिसाब से पढ़ने के लिए रेडी है कि नहीं, और फिर हम सिलेक्शन करते हैं. सर, ज़्यादातर कॉलेजेस के अगर मार्केट में हम देखें तो ज़्यादातर ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट 7 से 8 कॉलेज क्लेम करते हैं. जी, जॉब प्रोस्पेक्ट्स है क्या सच में 7 से 8 का ऑन एन एवरेज पैकेज जाता है
ज़्यादातर कॉलेजेस का, क्योंकि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं। वो ज़्यादातर कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस देखेंगे या फिर वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वही मेंशन होता है 7 to 8 इज ऑन एन एवरेज पैकेज। क्या है इसका? ये एक सवाल सर ऐसा है कि जॉब मार्केट आपका पैकेज डिसाइड करता है। आप शेयर मार्केट जैसे देखते हो, वहाँ पे मार्केट सेम ही कंपनी का शेयर प्राइस समय के हिसाब से घटता और बढ़ता रहता है। तो उसी तरह इंडस्ट्री में डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स में एक बहुत बेसिक टर्म है। तो जब किसी प्रोफाइल का डिमांड बढ़ेगा तो पैकेज भी बढ़ेगा। बट कॉलेजेस के साथ एक मजबूरी है कि अगर उनकी फीस 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए हो रही है, तो उनके जो बैकएंड टीम है जो डिजाइन कर रही है उनका प्रोग्राम, उनको उसके आसपास अपना प्लेसमेंट दिखाना पड़ेगा। नहीं तो फिर बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे उस कॉलेज के लिए, क्योंकि एक बेसिक एक्सपेक्टेशन है आजकल हर बच्चा और हर एजुकेशन कंसल्टेंसी आरओआई के ऊपर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। तो वो आरओआई को ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। आरओआई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपने आज बैंक में पैसा डाला और आपको रिटर्न चाहिए, पूरा करियर है। तो आपको करिकुलम भी देखना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, एफिलिएशन भी देखना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि ये जो 7 से 8 लाख हर कॉलेज बोल रहा है कि हमारे यहाँ प्लेसमेंट मिलेगा। ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑफ जॉब 7 से 8 लाख के तो होते हैं, बट कुछ जॉब ऐसे होंगे जहाँ पे आपकी 5 लाख के पैकेजेस रहेंगे, 6 लाख के पैकेजेस रहेंगे, बट वो प्रोफाइल इतने अच्छे होते हैं कि अगर आपने उस प्रोफाइल पे 2 साल 3 साल काम किया तो 15 लाख के पैकेज पे बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। तो आप हमेशा सिर्फ पैकेज को मत देखिए, आप ये देखिए कि मेरा जॉब रोल क्या रहने वाला है, मैं कौन सी कंपनी के लिए काम करने वाला हूँ। कुछ कंपनी है जो आपको 20 लाख तक का पैकेज देगी, बट उस प्रोफाइल में आपको जाते ही सेल्स करना है, कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करना है, तो वो जॉब देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, बट कई बार आप उस जॉब को। सर आपने अभी एक बात बोली, ज्यादातर कॉलेजेस की फीस 10 से 12 लाख, तो 10 से 12 लाख ये कॉलेज चार्ज तो करेंगे जी, लेकिन उसके बदले में क्या 10 से 12 लाख का कुछ ऐसा आउटपुट भी बच्चे को मिलता है जो वर्थ इट है 10 से 12 लाख खर्च करना? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर 10-12 लाख रुपए शायद मैं अपने घर से न दे पाऊँ, मुझे लोन के थ्रू ही जाना हो, क्या ये वर्थ इट है? सो इंडिया में अगर आप एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात करें तो वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। उसका रीज़न है कि हम एजुकेशन में काफ़ी चेंज और इनोवेशन लेके आ रहे हैं, और जब वो इनोवेशन और चेंजेस होंगे तो वो सीधा कॉस्ट पे आएगा। आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए जहाँ बहुत चेंज हो रहा है, वहाँ हमेशा फीस बढ़ाने पड़ेगी, नहीं तो उसके साथ हम कोप अप नहीं कर पाते। तो फीस के बारे में अगर आप बोले तो 10 से 12 लाख रुपए में ये नहीं कहता कि वो वर्थ इट नहीं है, क्योंकि उस 10 से 12 लाख में आपको क्या मिल रहा है वो अगर आप एनालाइज कर पाते हो। तो मेरा सजेशन हमेशा रहता है 4 P's ऑफ मार्केटिंग सबने पढ़ा होगा, तो आप कभी भी किसी कॉलेज को जब चुनिए तो उस 4 P's ऑफ मार्केटिंग में देखिए कि वो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कौन से लोकेशन में है, प्राइस क्या रखी गई है, और उसके साथ प्रोडक्ट क्या है, क्या मिल रहा है आप उसको 10 से 12 लाख रुपए। अगर वो जस्टिफाइड है तो 15 लाख या 20 लाख रुपए फीस भी अपनी जगह पे सही है, और अगर 2 लाख रुपए की फीस में भी अगर वो जस्टिफाइड नहीं है तो इट्स नॉट वर्थ। आप बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो 2 लाख में आपको MBA पर कराएंगे, लेकिन जो वैल्यू मिल रहा है 2 लाख में, उससे क्या आप इंडस्ट्री में एक छोटा जॉब ले पाओगे, अपना करियर बना पाओगे। इसी से जुड़ा एक सवाल है, कैसे पता करें कि वैल्यू मिल रहा है? ऐसे स्टूडेंट कैसे मालूम पड़ेगा? सबसे बेस्ट तो तरीका है स्टूडेंट, क्योंकि किसी कॉलेज के बारे में सबसे अच्छा फीडबैक आपको वहाँ के बच्चे दे सकते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप बच्चों से बात करिए, कभी भी एडमिशन लेने से पहले कैंपस विजिट करिए, वहाँ के प्रोफेसर्स फैकल्टी से मिलिए। आप अपना सीट बुकिंग करना, ऑनलाइन इंटरव्यू देना, ये सब तो कर सकते हैं, बट बिफोर ज्वाइनिंग टू कॉलेज आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स दैट मस्ट विजिट इंस्टीट्यूट। आप एक जगह पे जब सही जगह पे होते हो तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आपके पास है, जिससे आपको लगता है कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है, और AICTE और UGC नॉर्म्स के हिसाब से रिफंड प्रोसेस को सपोर्ट किया जाता है जब तक बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया। तो अगर आपने कोई कॉलेज ऐसा ले लिया है एडमिशन जहाँ पे आपको जाके लगता है कि ये कॉलेज शायद मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, तो आप रिफंड अप्लाई। सर एक चीज़ और पूछ लेते हैं इसी में, रिफंड के लिए सारे कॉलेजेस बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द AICTE नॉर्म्स रिफंड पॉलिसी बनता है, यानी कि रिफंड उसको मिलेगा जी, लेकिन इसका प्रोसेस क्या होता है और कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है? बहुत सिंपल प्रोसेस है। जिस समय आपने डिसीजन ले लिया फाइनली कि अब आपको नहीं एडमिशन करना है इस इंस्टीट्यूट के साथ, तो एक मेल करना होता है कॉलेज के एडमिशन टीम को, और एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के हिसाब से 7 से 15 दिन में मिल जाता है। कभी कभी कोई ऑफिशियल डिले होती है तो वो टीम आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगी। सर अब जैसे बात करी कि भाई 10 से 12 लाख रुपए अगर बच्चे खुद से नहीं पे कर पाता तो लोन लेगा, लोन का प्रोसेस क्या रहता है? क्या इसमें कोई कॉलेज हेल्प करेगा लोन प्रोसेस में, या बच्चे को खुद से लोन के बैंक के चक्कर काटने होंगे या बैंक से वालों से बात करना होगा? तो लोन अगर आप एक वर्ड से देखेंगे, ये सुन के ये फाइनेंशियल वर्ड जैसा लगता है, ये लोन देने का काम सिर्फ बैंक करती है। तो ये बैंक और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन है। लोन में जो कॉलेज का रोल है वो सिर्फ अक्रेडिशन का है। अगर हम AICTE अप्रूव्ड है, यूनियन रिकॉग्नाइज्ड है, तो आपको कोई भी नेशनलाइज बैंक लोन के लिए मना नहीं करेगी, बट कंडीशन जो है लोन की वो बैंक डिसाइड करेगी। अगर आपका सिविल स्कोर एज पर बैंक एक्सपेक्टेशन नहीं है तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है, बट उसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ NBFCs है जो आजकल सामने आ रही है, उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है बैंक से 1-2% ज़्यादा, लेकिन वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं आपके सिविल को लेके। तो लोन आपको आजकल बहुत ईजी हो गया है गवर्नमेंट से। कॉलेज के एंड से सिर्फ इतना सपोर्ट रहेगा, कोई असिस्टेंस के लिए
टीम मेंबर रहेंगे जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ करनी है वो सब में हेल्प कर सकते हैं। जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है जो कॉलेज एंड से हमें प्रोवाइड करनी है वो सारे डॉक्यूमेंट हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, बट एज ए स्टूडेंट क्रेडेंशियल और फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स आपको खुद ही देना। कॉलेज का ऐसा कोई टाई अप नहीं होता बैंक के साथ जिससे वो प्रोसेस करा सके आगे? कुछ बैंक्स के साथ टाई अप होता है हर कॉलेज का, तो हमारा भी कुछ बैंक्स के साथ है, जैसे एक्सिस बैंक, IDFC बैंक, इनके साथ हमने टाई अप किया हुआ है। और टाई अप की इतनी ज़रूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि जब आप AICTE अप्रूव्ड हो और UGC रिकॉग्नाइज्ड हो तो पूरे इंडिया के किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादातर बैंक आजकल जो लोन दे रही है प्रैक्टिकल तरीके पे वो सिर्फ बच्चों का फाइनेंशियल प्रोफाइल देख के दे रही है। इसके बारे में भी मेरा पर्सनल कमेंट है कि हमेशा स्टूडेंट की प्रोफाइल को देख के देना चाहिए, लेकिन अभी तक जो प्रैक्टिस है इंडस्ट्री में उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट का पहले से अगर फाइनेंशियल प्रोफाइल अच्छा है, सिविल स्कोर अच्छा है तो लोन जल्दी मिल जाता है, अदरवाइज थोड़ा सा तो दिक्कत होती है। सर लास्ट में रिम के बारे में थोड़ा समझाइए। रिम MBA PGDM दोनों प्रोग्राम रन कराता है, क्यों ही रिम चूज करना चाहिए बच्चे? तो शुरुआत से ही हमारा रहा है प्लेसमेंट और फीस स्ट्रक्चर को लेके हम काफ़ी, जो अपने सवाल शुरू में पहले पूछा था, हम हमेशा अपने प्लेसमेंट के आसपास ही अपना फीस स्ट्रक्चर रखने की कोशिश करते हैं। पिछले 8-10 साल से अगर आप देखेंगे रिम का एवरेज प्लेसमेंट और फीस स्ट्रक्चर तो वो थोड़ा उसी स्पीड में बढ़ रहा है या उसी स्केल में बढ़ रहा है जितना हमारा प्लेसमेंट इंप्रूव हो रहा है। सो हम बहुत प्लेसमेंट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमें इतना लगता है कि 15 साल के एजुकेशन में स्टूडेंट थियोरेटिकली बहुत कुछ सीख चुका है। अब उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे वो प्रैक्टिकली सीखे, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करे और उसके बेसिस पे जो उसके अंदर मैनेजरियल स्किल्स डेवलप होगी वो किसी न किसी इंडस्ट्री में जाके आने वाले समय में बहुत अच्छा करेगा। तो रिम एक पॉपुलर इंस्टीट्यूट है, कंसिडर टू बी ए बेस्ट ROI इंस्टीट्यूट। आप इसके लिए पिछले 10 साल का रिकॉर्ड आप रिम का देखेंगे तो पिछले 20 साल से हम मैनेजमेंट एजुकेशन में है और पिछले 10 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे कि हम जिस तरह से हमारा फीस बढ़ रहा है उसी स्केल में हमारी प्लेसमेंट बढ़ रही है एंड वी आर गिविंग, जो आपने 7 से 8 लाख का एवरेज प्लेसमेंट दिया वो हमारे यहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ कंपनीज होंगी जिनके पास पैकेजेस कम हो, 5 से 7 लाख के बीच में भी होगा, बट ज़्यादातर वो कंपनी इंडिया की टॉप कंपनीज होंगी और हम उनको कभी इग्नोर नहीं करते। तो बेस्ट रीज़न है ROI, गुड इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, और उसके लिए आप हमारा यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज देख सकते हैं। सर एक चीज़ और, एक और नया प्रोग्राम है आपका ग्लोबल MBA जी। इसके बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ग्लोबल MBA की तरफ इंक्लाइंड हैं, उनको मानना है कि वो बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से अगर पढ़े तो क्या उनको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगानी चाहिए बाहर की यूनिवर्सिटी से, क्या उसका प्लेसमेंट्स में क्या रोल रहेगा और क्या नॉर्मल MBA से ग्लोबल MBA क्यों बेहतर है, कुछ ऐसा? तो अगर हमने देखा अभी ये ग्लोबल MBA प्रोग्राम कोलैबोरेटेड प्रोग्राम होता है 2 यूनिवर्सिटीज़ का, तो जब भी जो वैल्यू देने का एक लिमिटेशन है, जैसे जो वैल्यू मैं नहीं दे सकता वो कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी दे रही है, और अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी के कुछ चैलेंजेस है जो हम कर रहे हैं, हम दोनों जब कोलैबोरेट करते हैं तो हमेशा वो चीज़ कर पाते हैं बच्चों के लिए जो एक इंस्टीट्यूट के लिए पॉसिबल नहीं था। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है ग्लोबल MBA का कि स्टूडेंट इंडिया के बाहर जाके जब पढ़ाई करेगा तो इंडियन अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के लिए भी वो रेडी हो जाता है, क्योंकि उसने उस कंट्री में भी अपना टाइम स्पेंड किया है। अभी जो हमारा ग्लोबल MBA है वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स के साथ है, और वो यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ है, आप खुद इंटरनेट पे देख सकते हैं, उनके 3-4 कैंपसेस है। हमने न्यू पोर्ट कैंपस के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसकी वजह से 60 स्टूडेंट सिर्फ हर साल उस कोर्स के लिए जाएंगे। उनका फर्स्ट ईयर का एजुकेशन इंडिया में होगा और सेकंड ईयर का एजुकेशन UK में होगा। अब इससे फायदा क्या होगा बच्चे का कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन उनका घट जाएगा। अगर वो सीधे UK में जाके 2 साल के लिए पढ़ते हैं तो उनका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लगभग 30 लाख रुपए का होता है, लेकिन अगर हमारे प्रोसेस के थ्रू जाते हैं तो 20 लाख रुपए का होता है। और अगर आप देखें इंडियन जॉब मार्केट भी जिस तरह से इंप्रूव हो रहा है, अब इंडिया में भी 15-20 लाख के जॉब्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बाई एनी चांस स्टूडेंट इंडिया आके वापस जॉब ढूंढेगा तब भी उसकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन इतनी इंप्रूव होगी कि यहाँ वो सेटल हो सकता है। क्वालिटी इस प्रोडक्ट की होती है कि 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा हर बच्चे को मिल जाता है, और एवरेज प्लेसमेंट जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स का है वो 30 से 40 लाख रुपए का है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बच्चा 2 साल का कोर्स कंप्लीट करके कम से कम 2 साल वहाँ रहे और एक ग्लोबल एक्सपोजर लेके फिर उसका जो पर्सनल करियर प्लान है वो UK में परस्यू करना चाहता है, किसी और कंट्री पे जाना चाहता है, फिर वापस इंडिया आके कुछ बिजनेस करना चाहता है, तो हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सर एक लास्ट मैसेज जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं जो परस्यू करना चाहते हैं MBA PGDM और ग्लोबल MBA, कोई एक छोटा सा मैसेज बच्चों के लिए? मैं सबको सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इंस्टीट्यूट का वीडियो देखें, उसके बाद अप्लाई करें। एप्लीकेशन करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन आता है, बिकॉज सिलेक्शन हर प्रोग्राम के लेवल पे होगा, MBA का लेवल ऑफ सिलेक्शन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा, दूसरी तरफ PGDM का उससे थोड़ा टफ होगा, ग्लोबल MBA के लिए और टफ होगा क्योंकि सीट इंटेक्स जो है ग्लोबल MBA की सबसे कम है। आपका काम है एक बार सिलेक्शन हो जाए तो आप कम से कम कैंपस विजिट करिए,
और विजिट करने के बाद फैकल्टी से मिलिए, स्टूडेंट से मिलिए और फीडबैक बेसिस पे फाइनल डिसीजन ले सकते हो। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ये थे अतुल सर, नेशनल हेड रिम पुणे। कुछ और पूछना है सर से तो सर का नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा। इफ इन केस यू वांट टू आस्क फ्रॉम माय साइड, यू डू हैव माय नंबर ऑन द स्क्रीन 9891898289। कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए कॉलेज के, प्रोवाइड करा सकते हैं हम लोग। इफ इन केस कॉलेज का वीडियो देखना है, हमारे यूट्यूब चैनल पर सर का कॉलेज का वीडियो भी हमने मेंशन किया हुआ है, बच्चों से बातचीत भी शेयर की है, वो भी आप एक बार विजिट कर सकते हैं। कुछ और पूछना है पता कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।